आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं सेकंड पार्ट रिलेटेड टू रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट मॉड्यूल बी और हम सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं रिलेटेड टू द रेमिटेंस प्रोडक्ट्स एंड रिलेटेड टू द डेबिट कार्ड्स एंड द क्रेडिट कार्ड। सो मेक श्योर कि वीडियो को एंड तक जरूर गो थ्रू करें एंड अगर फर्स्ट पार्ट की वीडियो को भी गो थ्रू नहीं किया है सो फटाफट से आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, विच इज iibf.info/app। वहां पर जाकर के जल्दी से आप एनरोल कर सकते हैं हमारे जेआईबी के फ्री कोर्स के लिए, या फिर आपको सिंपली व्हाट्सअप करना है मुझे एट द नंबर 8360944207 के ऊपर, वेयर यू नीड टू व्हाट्सएप मी राइटिंग जेआईबी फ्री कोर्स एंड आई विल बी शेयरिंग द फ्री कोर्स डिटेल्स विद यू। सो चलिए आज का सेशन करते हैं स्टार्ट एंड स्टार्टिंग इट विद द क्वेश्चन नंबर 14। इट सेज अ पर्सन लिविंग इन अ रिमोट विलेज with a KYC compliant Aadhaar linked bank account needs to withdraw a small amount of cash but has no access to an ATM or a bank branch. Which payment system is specifically designed to address this scenario and promote financial inclusion? तो कौन सा पेमेंट सिस्टम इस स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है? BBPS, NEFT, AEPS या फिर NACH? देखो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताई थी कई चीजें। इफ वी लुक एट दी ऑप्शन ए की तरफ देखें, दैट इज बीबीपीएस। तो बीबीपीएस एक प्लेटफॉर्म है जो बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है फॉर द बिल पेमेंट पर्पसेस। तो इसका इस्तेमाल होता है बिल पेमेंट्स करने के लिए, राइट? एंड ये कैश विड्रॉल सर्विसेज के लिए डिजाइंड नहीं है। इफ वी लुक एट द ऑप्शन बी, दैट इज एनईएफटी। तो एनईएफटी जो है वो फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म है बिटवीन द बैंक अकाउंट्स। कोई ये बिल्ट इन फीचर नहीं है ऐसा इसका कि कैश विड्रॉल कर पाओ मर्चेंट अकाउंट पर। ऑप्शन बी भी करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन सी इट सेज एईपीएस। तो एईपीएस यानी कि आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम जो है वो एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, एनपीसीआई का, जो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए। एंड ये सिस्टम इनेबल करता है कि बैंक कस्टमर्स जो है वो अपने आधार आइडेंटिटी का इस्तेमाल कर सकते हैं सो एज टू परफॉर्म द बेसिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, राइट? जिसमें कैश विड्रॉल भी शामिल रहेगा एंड फर्दर बैंक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो है वो माइक्रो एटीएम का इस्तेमाल करता है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में। सो दैट्स रिलेटेड टू इट एंड ये करंट सिनेरियो के साथ बिल्कुल मैच कर रहा है सो एज टू फैसिलिटेट द सर्विसेज। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इफ वी टॉक अबाउट द ऑप्शन डी, दैट इज एनएसीएच। तो NaCH जो है वो एक सिस्टम है बल्क पीरियोडिक ट्रांजेक्शन्स के लिए। सो दिस इज अ सिस्टम फॉर बल्क एंड पीरियोडिक ट्रांजेक्शंस। पीरियोडिक ट्रांजेक्शन्स के लिए, बल्क ट्रांजेक्शंस के लिए सिस्टम है एंड मैंडेट मैनेजमेंट के लिए है। ये ऑन द स्पॉट कैश विड्रॉल्स के लिए नहीं है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15th, दैट्स रिलेटेड टू द क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड। A bank customer uses a contactless smart card to pay a public transport. The card is simply tapped on the reader at the entry gate and the transaction is completed without any physical insertion or swiping. How does this technology function? तो ये टेक्नोलॉजी जो है वो किस तरह से फंक्शन करती है, डेट वी नीड टू आंसर। तो इसी बारे में हमने आंसर करना है। द कार्ड यूजेज अ मैग्नेटिक स्ट्राइप दैट इज रेड वायरलेसली एट द टर्मिनल। ऐसा नहीं होता, मैग्नेटिक स्ट्राइप जो होता है उसको फिजिकल स्वाइपिंग की जरूरत पड़ती है। सो दिस इज नॉट द केस। ऑप्शन बी सेज द कार्ड कंटेन्स एन एम्बेडेड एंटीना दैट पावर्स ऑन द चिप दैट enables communication and then for when it enters into the reader's electromagnetic field, यानी कि एक embedded एंटीना होता है। सो दैट इज बेसिकली सेड टू बी नियर फील्ड कनेक्टिविटी, एनएफसी बोला जाता है। इस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं? वी से सच काइंड ऑफ कनेक्शन टू बी एनएफसी, नियर फील्ड कनेक्टिविटी होता है, जहां पर एक वाईफाई जैसा सिग्नल भी बना होता है, उसे कहते हैं। ठीक है, तो ये आरएफआईडी के ऊपर बेस्ड होता है या फिर ये नियर फील्ड कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जहां पर कार्ड जो होता है वो बेसिकली रीडर के नियर आप टैप करते हो, टिपिकली लेट्स से 4 से 10 सेंटीमीटर के बीच में। एंड रीडर जो होता है वो बेसिकली रेडियो वेव जनरेट करता है एंड वो पावर करता है कार्ड की चिप को, कोई इंटरनल बैटरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। दैट इज अ केस। ठीक है, so that is NFC's option B is absolutely correct. ऑप्शन बी इसी के बारे में हमें बताता है। सो इट्स आइदर रिलेटेड टू RFID या फिर इसको NFC, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, नॉट कनेक्टिविटी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। RFID का मतलब होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 16th। इट सेज
In the context of NACH system, what is the specific role of the sponsor bank within the mandate management process? तो NACH के अगर हम कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बात करते हैं, इफ वी टॉक फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द NACH, तो स्पॉन्सर बैंक का क्या रोल होता है? देखो, स्पॉन्सर बैंक बेसिकली बैंक होता है कॉरपोरेशन का, किसी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है, जो इनिशिएट करेगी मैंडेट रजिस्ट्रेशन को ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। जो बिलर की बिहाफ के ऊपर, बिलर यानी कि जो पर्सन जो इंस्टीट्यूशन बिल काट रही है उसके बिहाफ के ऊपर जो मैंडेट को रजिस्टर करवाती है उसको कहते हैं स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। एंड फर्दर स्पेसिफिक इनके फंक्शंस होते हैं मैंडेट मैनेजमेंट में। लाइक मैंडेट को लॉन्च करना है, लाइक कॉर्पोरेट जो है वो बेसिकली मैंडेट को कलेक्ट करता है कस्टमर से, एंड कॉर्पोरेट जो है राउट करेगा इस मैंडेट को अपने स्पॉन्सर बैंक के थ्रू NACH सिस्टम के पास, ठीक है। एंड फर्दर जो स्पॉन्सर बैंक होगा वो सबमिट करता है इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट को, इलेक्ट्रॉनिक मैंडेट रिक्वेस्ट को NPCI के पास, जो फिर उसे राउट कर देगा टू द डेस्टिनेशन बैंक, यानी कि कस्टमर के बैंक से जहां से पैसे डेबिट होने वहां पर भेज देगा। उसके बाद बेसिकली क्या होती है, ऑथेंटिकेशन होती है, ट्रैकिंग होती है, लाइक बेसिकली उस पॉइंट के ऊपर, प्राइम पॉइंट के ऊपर कम्युनिकेशन के लिए ये मैंडेट इनिशिएशन होती है, स्टेटस ट्रैकिंग होती है, अपडेट दिए जाते हैं। एंड फर्दर इसके बाद स्पॉन्सर बैंक का सेटलमेंट रोल भी होता है। जो स्पॉन्सर बैंक का इंश्योर करता है कि फंड्स जब एक बार कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो गए हैं वो बेसिकली कॉर्पोरेट के लिए कलेक्ट हो जाएंगे वाया द स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक वो बैंक होता है कॉर्पोरेट का जो मैंडेट रजिस्ट्रेशन को स्टार्ट करेगा कॉर्पोरेट के बिहाफ पर। वो मैंडेट को लॉन्च करता है NACH के पास, फॉरवर्ड करता है NPCI के पास, सो दैट उसको राउट कर सके कस्टमर के बैंक के पास। एंड फर्दर फिर कॉर्पोरेट का इंटरफेस बनता है फॉर द मैंडेट ऑथेंटिकेशन, स्टेटस अपडेट, सेटलमेंट पर्पसेस, राइट। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द ऑप्शंस हियर। It is a bank that authorizes or rejects the mandate sent to them and makes the final payment on behalf of the customer. It is corporate users bank that forwards the mandate through NPCI to the customer's bank for approval. It is central clearing authority operated by the Reserve Bank of India that settles the final transaction between all participating banks. It is a destination bank's primary correspondent bank that validates the customer details before authorizing the mandate. So which one is the correct answer? It is option B कि ये कॉर्पोरेट यूजर का बैंक होता है, राइट। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इट इज क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के बारे में है। अ बैंक अलाउज इट्स कस्टमर्स होल्डिंग KYC कंप्लाइंट रीलोडेबल सेमी क्लोज PPIs to make cross border outward transactions for purchasing online services. As per the government regulations, what are the specific per transaction and per month limit that the bank must enforce for such usage? तो इस तरह की यूजेज के लिए जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन है जो सेमी क्लोज PPI के ऊपर अलाउ की जा रही है उसके लिए पर मंथ बेसिस के ऊपर या पर ट्रांजेक्शन बेसिस पर क्या लिमिट लगाई गई है? देखो, KYC कंप्लाइंट एंड जो रीलोडेबल सेमी क्लोज PPAs होते हैं उनके केस में RBI अलाउ करता है कि क्रॉस बॉर्डर आउटवर्ड ट्रांजैक्शन की जा सकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो परमिटेड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, लाइक आपने ऑनलाइन सर्विसेज लाइक डिजिटल कंटेंट है, एप्लीकेशन है, ई बुक है, परचेज करना है, उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन रिमिटेंस के लिए इस्तेमाल नहीं करोगे। सो इवन दिस सर्विस इज नॉट यूज्ड फॉर रिमिटेंस पर्पसेस। तो रेमिटेंस पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपने ऑनलाइन सर्विसेज परचेज करनी है उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो क्रॉस बॉर्डर का अंडर द सेमी क्लोज PPAs विच आर रीलोडेबल, ठीक है। एंड उस केस के लिए जो लिमिट रखी गई है ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन लिमिट है वो 10,000 रुपए की है, और पर मंथ की जो क्यूमुलेटिव लिमिट है वो 50,000 रुपए की रखी गई है। एंड दोनों लिमिट्स मैंडेटरी हैं एंड वो एनफोर्स की जाएंगी इशूइंग बैंक के द्वारा, यानी कि जो PPI इशूअर है वो बेसिकली इन लिमिट्स को मेंटेन करेगा, ठीक है। अब पर ट्रांजेक्शन लिमिट ऑफ ₹50,000 एंड पर month limit of rupees 1 lakh. There are no limits provided the transactions are permissible under the LRS, liberalized remittance scheme. Per transaction limit of rupees 10,000 and per month transaction limit of rupees 50,000. Option C is absolutely correct. जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही आंसर है यहाँ, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. So when comparing RTGS and NEFT, a key operational difference lies in their settlement mechanism. Which statement most accurately contrasts how transactions are finalized in these two systems? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक एट इट।
Option 8 says RTJ settles transactions on a net basis in hourly batches, while NEFT settles them individually in real time. आरटीजी कह रहा है आवरली बैचेस में होता है, ऐसा तो नहीं होता। वो सिस्टम सेटल डाउन ट्रांजेक्शंस इंडिविजुअली, बोथ में सेटल डाउन ट्रांजेक्शन इंडिविजुअली भी नहीं होती, तो ये भी गलत है। आरटीजीएस सेटल्स ट्रांजेक्शंस इंडिविजुअली ऑन एन ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस इन रियल टाइम, whereas NEFT processes transactions in 48 half hourly batches. Absolutely correct, बिल्कुल सही है। NEFT में 48 हाफ आवरली बैचेस होते हैं, नेटिंग होती है हाफ आवरली बेसिस के ऊपर, जबकि इन द केस ऑफ आरटीजीएस दिस इज नॉट द केस। आरटीजीएस के केस में ग्रॉस सेटलमेंट होते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, it's related to the credit cards and the debit cards. A bank is reviewing its liability policy in case of unauthorized debit card transactions resulting from a security breach within its own internal systems. According to Reserve Bank of India guidelines on debit card issuance, what is the extent of the bank's responsibility for losses incurred by cardholder in such situation? तो क्या आंसर रहने वाला है? डेट वी नीड टू आंसर। जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट करना है फॉर द क्वेश्चन नंबर 19 हियर। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए जल्दी से आंसर पोस्ट करना है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। द बैंक्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू 50%, कि जो बैंक की लायबिलिटी है वो 50% की जो डायरेक्ट लॉसेज है तो आप उस तक के ऊपर लायबल है, विद रिमेनिंग 50% बीइंग द क्रेडिट कार्ड होल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इज इट सो? नो, 50% नहीं है, स्प्लिट ऑफ लायबिलिटी नहीं है। पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो बैंक की रहेगी फॉर डायरेक्ट लॉसेज जो बैंक के इंटरनल फंक्शंस के माल फंक्शंस की वजह से हुआ है। सो बेसिकली अनऑथराइज्ड अगर डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन होती है जो बेसिकली बैंक के खुद के सिस्टम में ब्रीच हुआ है, उसके सिनेरियो में कस्टमर की लायबिलिटी जीरो मानी जाएगी। जो पूरा का पूरा लॉस होगा वो उठाया जाएगा बैंक के द्वारा, रिगार्डलेस कि कस्टमर रिपोर्ट करता है कि नहीं करता, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है बैंक की, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो गया गलत। इट ऑप्शन बी इट सेज that the bank is not liable if the cardholder had not enabled two-factor authentication. So this is also wrong. क्योंकि बैंक का इंटरनल सिस्टम फेलियर है। The bank shall be responsible for the direct loss incurred by a cardholder due to system malfunctions. Option C is absolutely correct. It is absolutely correct. So option C is the correct answer. Now let's move toward the question number 20th. It says a corporate user submits a file of debit instruction via NACH system for settlement. The settlement is scheduled as T+0 basis. What is the specific settlement timeline? तो specific settlement timeline क्या है? Obligation क्या है? For the sponsor bank to do. ठीक है, तो वो basically क्या रहेगी उसके बारे में we need to tell. So if we look at the settlement basis को समझते हैं, T is basically related to transaction day. T क्या होता है? Transaction day होता है जब फाइल अपलोड हुई है एंड एक्सेप्ट होगी एनपीसीए के द्वारा, उसको कहते हैं टी। T+0 होता है सेटलमेंट इज डन ऑन द सेम डे, जब सेटलमेंट सेम डे के ऊपर हुई है यानी कि फंड्स क्लियर हो गए एंड सेटल हो गए विद इन द बिजनेस डे इटसेल्फ। T+1 होता है जब सेटलमेंट हुई है नेक्स्ट वर्किंग डे के ऊपर, राइट। अब रोल क्या रहेगा स्पॉन्सर बैंक का T+0 डेबिट सेटलमेंट में, यानी कि जब एक कॉर्पोरेट ने डेबिट फाइल को सबमिट किया लेट्स से फॉर ईएमआई कलेक्शन या यूटिलिटी बिल थे उसके कलेक्शन के लिए, तो फाइल अपलोड होगी, तो कॉर्पोरेट ने वो फाइल दे दी स्पॉन्सर बैंक को, स्पॉन्सर बैंक ने दे दी एनपीसीआई को, राइट। ये चीज हुई है, ठीक है। अब स्पॉन्सर बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि इस चीज को इंश्योर करना है कि फाइल अपलोड हो चुकी है और फॉरवर्ड हो चुकी है विद इन द स्टिपुलेटेड कट ऑफ टाइम, यानी कि सेम डे सेटलमेंट के लिए वो अपलोड हो चुकी है एंड सेटल हो चुकी है, फॉरवर्ड हो चुकी है। एंड फिर वो गारंटी करता है कि लेजिटिमेसी है क्या डेबिट इंस्ट्रक्शंस की ऑन बिहाफ ऑफ द कॉर्पोरेट। एंड जब एक बार एनपीसीआई प्रोसेस कर देती है, सेटलमेंट हो जाती है लाइक इन आरबीआई ऑन T+0 बेसिस, तो डेबिट जो थे डेस्टिनेशन बैंक से, राइट, एंड क्रेडिट हो गए वो सारे के सारे पैसे किसके पास? स्पॉन्सर बैंक के पास, राइट। दिस इज अ केस। सो T+0 एनएसीएच डेबिट सेटलमेंट में जो स्पॉन्सर बैंक है उसे इंश्योर करना होता है कि कॉर्पोरेट की डेबिट फाइल सबमिट होगी एनपीसीआई के पास विद इन द कट ऑफ time on the same day, and so that settlement of the funds between the banks is completed on the T basis, यानी कि ट्रांजैक्शन डे वाले दिन ही हो जाए। सो ऑप्शंस देखते हैं। द स्पॉन्सर बैंक मस्ट क्रेडिट द बेनिफिशियरीज अकाउंट ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। नेक्स्ट वर्किंग डे क्यों करेंगे? द स्पॉन्सर बैंक मस्ट इंश्योर द फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द डेस्टिनेशन बैंक्स ऑन द सेम डे। इफ वी लुक एट दैट बेसिकली कि नेक्स्ट वर्किंग डे होगा तो वो बेसिक नेक्स्ट वर्किंग डे को क्रेडिट होगा, फिर वो T+0 तो ना होगा, वो T+1 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया।
ऑप्शन बी कह रहा है स्पॉन्सर बैंक मस्ट इंश्योर द फंड्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द डेस्टिनेशन बैंक्स ऑन द सेम डे। देखो एनएसीएच डेबिट ट्रांजैक्शन में स्पॉन्सर बैंक जो होता है वो बेसिकली एक्ट करता है कलेक्टिंग कॉर्पोरेट के बिहाफ के ऊपर, एंड जो फ्लो ऑफ फंड है वो बेसिकली कस्टमर के डेस्टिनेशन बैंक से आएगा स्पॉन्सर बैंक की तरफ। सो ऑब्लिगेशन जो रहेगी डेट वुड रिलेटेड टू क्रेडिट इट्स ओन कॉर्पोरेट कस्टमर, वो क्रेडिट से रिलेटेड रहेगी, नॉट रिलेटेड टू डेबिट। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी इट सेज for NACH debit transaction, the sponsor bank must credit the beneficiary account on the same day the transaction is processed. So option C is absolutely correct answer. ऑप्शन सी जो है that is absolutely correct answer. ठीक है, डेबिट का मतलब होता है कि डेबिट करने हैं कस्टमर्स के अकाउंट डेस्टिनेशन बैंक्स के, एंड क्रेडिट हो गया आपके कॉर्पोरेट का अकाउंट। ठीक है जी। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 21 जो कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से रिलेटेड है। A customer is considering a RuPay Select card. तो कस्टमर बेसिकली कंसिडर करें रुपे सिलेक्ट कार्ड को, विच इज marketed as a most premium offering. What feature distinguishes the RuPay Select card from the lower tier RuPay Classic and Platinum variants, indicating its premium status? It is the only RuPay card that can be used for international transactions. देखो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए तो रुपे ग्लोबल कार्ड यूज होता है, ठीक है, दैट इज बेसिकली नॉट द केस ओवर हियर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा था। ऑप्शन बी इट सेज इट इज अ कॉम्बो कार्ड। तो कॉम्बो कार्ड के लिए अलग वेरिएंट है, वो बेसिकली अलग वेरिएंट होता है, वो भी इसका आंसर नहीं है। सो ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट द आंसर। इट इज positioned at the as the most premium credit card offering from RuPay, implying superior benefits beyond the platinum level। यानी कि प्लेटिनम लेवल में भी जो बेनिफिट मिले उससे भी ज्यादा हटके होंगे। ठीक है, यानी कि इट स्टेट्स की सबसे ज्यादा प्रीमियम डेबिट कार्ड होगा, राइट। एंड फर्दर जो वेरिएंट्स है वो क्लासिक है, प्लेटिनम है, सिलेक्ट है, सिलेक्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, सो पोजीशनिंग जो है वो टॉप टियर कार्ड की तरह है, वो इसका मेन डिस्टिंक्शन है। सो मेन डिस्टिंक्शन इसका उससे रिलेटेड रहेगा। ठीक है, आप जल्दी से यहां पर बताइएगा इफ यू नो कि व्हाट इज द मेन बेनिफिट अंडर द रुपे सिलेक्ट कार्ड। रुपे सिलेक्ट एक टॉप टियर वेरिएंट है, तो उसके केस में लाइक ग्लोबल प्रीमियम कार्ड्स की तरह उसे पोजीशन किया गया है। क्या डिस्टिंग्विशिंग फीचर है? अब इसमें हायर पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर मिलता है 10 लाख रुपए का, जबकि दूसरे केस में प्लेटिनम के केस में 5 लाख तक का मिलता है, और क्लासिक के केस में 2 लाख तक का मिलता है। एंड आपको डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च दोनों का एक्सेस मिलता है। कॉम्प्रीहेंसिव हेल्थ एंड वेलनेस बेनिफिट मिलते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री आपको हेल्थ चेकअप मिल जाते हैं, जिम मेंबरशिप्स होती हैं, गोल्फ प्रिविलेजेस होती हैं। ठीक है, एंड प्रीमियम ऑफर्स मिलते हैं लाइक ट्रैवलिंग के ऊपर, डाइनिंग के ऊपर, लाइफस्टाइल सेगमेंट के ऊपर, यू गेट द प्रीमियम बेनिफिट्स, राइट। सो बेसिकली ऑप्शन जो सी है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेकिन जो चीजें बतानी चाहिए थी वो यहाँ पर नहीं बताई, वो मैंने आपको वर्बली बताई है कि पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है वो मिलता है 10 लाख का, एंड लॉन्च एक्सेस मिलता है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। एन ओरिजिनेटिंग बैंक सेंड्स एन नेफ्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शन। ओरिजिनेटिंग बैंक जो है वो सेंड करता है नेफ्ट पेमेंट इंस्ट्रक्शन को, बट ड्यू टू एन ऑपरेशनल डिले एट द बैंक, ऑपरेशनल डिले हो गया बैंक के ऊपर, फंड्स आर नॉट ट्रांसफर टू द क्लियरिंग सेंटर। जो फंड्स हैं वो ट्रांसफर नहीं होते क्लियरिंग सेंटर के पास कितने ही घंटे के लिए, फॉर सेवरल आवर्स द फंड्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, राइट, causing a significant delay in the credit to the beneficiary। अब एक काफी ज्यादा डिले हो जाता है कि बेनिफिशियरी को पैसे नहीं मिलते। अब सिस्टम के रूल के हिसाब से व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द बैंक्स लायबिलिटी टू द कस्टमर फॉर दिस डिले। तो बैंक की लायबिलिटी क्या रहेगी? देखो कस्टमर जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है, ओरिजिनेटिंग बैंक जो होता है ट्रांजैक्शन को एनईएफटी क्लियरिंग सेंटर के पास भेजता है, यानी कि पहले तो पूल में जाती है, वहां पर आपके बैचेस के हिसाब से नेटिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस होती है एंड ऑल, राइट। एंड फर्दर फिर क्लियरिंग सेंटर जो होता है वो सॉर्ट करता है, फॉरवर्ड करता है टू द बेनिफिशियरी बैंक, एंड कस्टमर को फॉरवर्ड कर दी जाती है पेमेंट। अब डिले जो हुआ है वो ओरिजिनेटिंग बैंक की तरफ से हुआ है, यानी कि फाइल जो थी पहले भेजनी थी वो प्रॉपरली अपलोड ही नहीं हुई, प्रॉम्प्टली अपलोड नहीं हुई क्लियरिंग सेंटर के पास। आरबीआई का रूल क्लियरली कहता है कि अगर डिले हुआ है या फिर आप क्रेडिट नहीं करते हो कस्टमर को बैंक की खुद की नेग्लिजेंस की वजह से, तो कंसर्न्ड बैंक रिस्पॉन्सिबल होगा। और कंपनसेशन के तौर पर कहा गया कि बैंक पेनल्टी के तौर पर जो करंट आरबीआई का रेपो रेट होगा +2% होगा फॉर द पीरियड ऑफ डिले, वो बेसिकली कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, डेट इज टू बी डन, राइट। तो पीरियड डिले के लिए रेपो रेट +2% के हिसाब से जो पैसा है वो पे किया जाएगा, डेट इज टू बी डन।
सो ऑप्शन ए इट सेज द बैंक इज नॉट लायबल, ये तो कह रहा है बैंक लायबल ही नहीं है, जबकि बैंक तो लायबल है, डिले तो हुआ है तो लायबल है डेफिनेटली बैंक, ऑप्शन ए गलत हो गया। द बैंक्स लायबिलिटी इज लिमिटेड टू रिफंडिंग द ट्रांजैक्शन चार्जेस, रिफंडिंग से कुछ नहीं होगा, रिफंडिंग चार्जेस सफिशिएंट इनसफिशिएंट है, दैट्स नॉट सफिशिएंट। कंपनसेशन एक्सप्लिसिटली डिफाइन की गई है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर डिफाइन की गई है, राइट, ऑन रेपो रेट। Option C, the bank's liability is limited to the payment of the interest rate on the at the bank rate, not bank rate. It's now the repo rate. It's the repo rate. ठीक है, तो +2%, +2%, रेपो रेट +2% के हिसाब से जो लाइबिलिटी है वो रहती है। सो ऑप्शन सी आई एम सेइंग विल बी द करेक्ट आंसर। पार्शली करेक्ट करेंगे बिकॉज कंप्लीटली करेक्ट ये आंसर यहाँ पर मेंशन नहीं था, तो आंसर इज ऑप्शन सी है, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 23। The Bharat QR system was developed by an interoperable QR code based payment solution। जो भारत आपका QR सिस्टम है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे कि वो इंटरऑपरेबल सिस्टम है, QR कोड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। What was the unique about its development and what is its primary functional advantage for P2M, person to merchant transactions? तो भारत QR जिसको हम क्विक रिस्पॉन्स कोड भी कहते हैं, QR कोड भी कहते हैं, वो बेसिकली पेमेंट सोल्यूशन है जो लॉन्च किया गया था एनपीसीआई के द्वारा, वीजा के द्वारा, मास्टर कार्ड के द्वारा, एमएक्स के द्वारा, अंडर द आरबीआई विजन कि हमने इंटरऑपरेबल डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करनी है। ये बेसिकली इनेबल करता है कस्टमर्स को कि वो कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट, राइट। मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए पेमेंट कर सकते हैं। सो इसमें इंटरऑपरेबिलिटी है, यानी कि सिंगल क्यूआर कोड जो है वो सभी मेजर कार्ड नेटवर्क्स के ऊपर चलेगा। पेमेंट मोड की बात करें तो वो लिंक रहता है टू द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड के साथ लिंक हो सकता है, नॉट ओनली जस्ट टू द वॉलेट्स ओवर देयर। एंड कोई मर्चेंट एमडीआर बर्डन नहीं है स्मॉल मर्चेंट्स के लिए, यानी कि लो कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस मेथड है। मर्चेंट्स बेसिकली उनको पीओएस टर्मिनल नहीं चाहिए। सिक्योरिटी की बात करें तो कार्ड डिटेल जो होती हैं वो शेयर नहीं होती हैं मर्चेंट के पास। कार्ड डिटेल्स आर नॉट शेयर्ड विद द मर्चेंट, वो शेयर ही नहीं होती है मर्चेंट के पास। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन रहती है, उससे बेसिकली ट्रांजैक्शंस आपकी सिक्योर रहती हैं। एंड मल्टीपल यूज केसेस इसमें कवर्ड है, लाइक P2M पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, ठीक है, वो सब चीजें इसमें कवर्ड है। अब यहां पर पूछा गया है कि जो प्राइमरी फंक्शनल एडवांटेज है फॉर P2M ट्रांजेक्शंस, फॉर P2M ट्रांजेक्शंस वो बेसिकली क्या प्राइमरी एडवांटेज है, दैट वी नीड टू टेल। ठीक है, तो P2M transactions basically that's related to P2M is person to merchant payments। तो भारत क्यूआर ने क्या किया कि जो कार्ड्स को स्वाइप करना पड़ता था या फिर पीओएस मशीन खरीदनी पड़ती थी उसको रिमूव कर दिया। अब कस्टमर क्या करते हैं कि क्यूआर कोड को सिंपली अपनी बैंकिंग भीम या फिर कार्ड नेटवर्क ऐप के ऊपर स्कैन करते हैं एंड साथ के साथ जो पैसा होता है मर्चेंट के बैंक अकाउंट से डेबिट हो जाता है। सो इससे क्या बन गई, इंटरऑपरेबिलिटी होगी, लो कॉस्ट ऑफ एक्सेप्टेंस होगी एंड सिक्योर ट्रांजैक्शंस हैं। एंड फॉर द कार्ड बेस्ड जो डेबिट है वो बेसिकली कस्टमर के अकाउंट से हो जाता है। ठीक है, नाउ ऑप्शन 8 says it was developed by solely by the NPCI to create domestic QR standard exclusively to रुपे कार्ड होल्डर्स, इज इट सो? देखो ये इनकरेक्ट है, क्योंकि डेवलपमेंट जो थी इस चीज की वो एक कोलैबोरेशन थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो इंटरनेशनल आपके कार्ड नेटवर्क से वीजा हो गया, एमएक्स हो गया, उनके साथ बेसिकली डेवलप किया गया था, अकेले एनपीसीआई का ये प्रोजेक्ट नहीं है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी सेज इट वाज डेवलप्ड बाय एनपीसीआई इन कोलैबोरेशन विद मास्टरकार्ड, वीजा, and it eliminates the need for a physical card POS terminals for transactions। Absolutely correct। अब आपको पीओएस की जरूरत नहीं है, सिंपली अपना एप्लीकेशन खोलो, स्कैन करो क्यूआर कोड को एंड पेमेंट आपके अकाउंट से हो जाएगी। सो ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इट सेज अ बैंक कस्टमर इनिशिएट्स अ एईपीएस ट्रांजैक्शन एट द माइक्रो एटीएम। तो एक बैंक कस्टमर है जो एईपीएस के ऊपर ट्रांजैक्शन को कर देते हैं इनिशिएट। After the customer's biometric data and the Aadhaar number are sent to the NPCI, what critical validation step must occur before the transaction is authorized? एक बैंक कस्टमर है जो एईपीएस को इनिशिएट करते हैं, ठीक है, माइक्रो एटीएम के ऊपर। कस्टमर के बायोमेट्रिक डाटा एंड आधार नंबर के बाद जो सेंड कर दिया गया एनपीसी के पास, क्रिटिकल वैलिडेशन स्टेप क्या रहेगा ट्रांजैक्शन की ऑथराइजेशन होने से पहले?
सो इफ वी लुक एट द एईपीएस ट्रांजैक्शन फ्लो रिकैप, तो क्या होता है कि कस्टमर माइक्रो एटीएम के पास या माइक्रो एटीएम पर या फिर बीसी एजेंट के पास गया, अपना आधार नंबर एंटर किया, ट्रांजैक्शन की टाइप सेलेक्ट करेंगे कि कैश विड्रॉ करना है, बैलेंस इंक्वायरी करना है, उसको सिलेक्ट करेंगे। फर्दर आप बायोमेट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, बायोमेट्रिक को कैप्चर किया जाएगा, लाइक आइरिस स्कैन होगा या तो आईज का स्कैन होगा या फिर फिंगरप्रिंट स्कैन होगा। अब आधार नंबर, बायोमेट्रिक डाटा एंड जो आईआईएन है यानी कि इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो बैंक का, ये सारा डाटा भेजा जाता है एनपीसीआई एईपीएस स्विच के पास। अब एनपीसीआई राउट करता है रिक्वेस्ट को यूआईडीआई के पास फॉर द ऑथेंटिकेशन पर्पसेस, राइट। अब बेसिकली यूआईडीआई जो है वो वैलिडेट करेगा बायोमेट्रिक डाटा को अगेंस्ट द आधार डाटाबेस, एंड सिर्फ और सिर्फ अगर बायोमेट्रिक मैच हुआ, वो सक्सेसफुल होता है, ठीक है, तो मैच होने के बाद ही सिर्फ और सिर्फ जो एनपीसीआई है वो राउट करेगा ट्रांजैक्शन को कस्टमर के बैंक के पास, इश्यूर बैंक के पास, ठीक है। फंड अवेलेबिलिटी चेक होगी, वहां पर डेबिट ऑथराइजेशन होगी। सो की वैलिडेशन जो है दैट बेसिकली टू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन बाय द आधार डिटेल्स बाय द यूआईडीएआई, ठीक है, वो चीज होती है। सो एनपीसीआई फॉरवर्ड्स द रिक्वेस्ट डायरेक्टली टू द कस्टमर्स बैंक अकाउंट, नो दिस इज नॉट द केस, डायरेक्टली थोड़ा कस्टमर के बैंक अकाउंट के पास चले जाएगा, ऐसा थोड़ा होता है। सो ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। तो फर्स्ट डाटा मस्ट बी वेरीफाइड फ्रॉम द यूआईडीआई, राइट, वैलिडेट करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इट सेज the NPCI verifies the authenticity of the information with the UIDAI यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया से वेरीफाई करता है, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। आंसर इज ऑप्शन बी, आंसर इज ऑप्शन बी है, राइट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 25. What is the core principle behind the interest-free period on credit card, and under what condition is this benefit typically granted to the card holder? ठीक है, तो एक तो हमने प्रिंसिपल बताना है कि इंटरेस्ट फ्री पीरियड के पीछे क्या प्रिंसिपल है। देखो, इंटरेस्ट फ्री पीरियड जिसको हम आईएफपी भी कहते हैं, वो बेसिकली टाइम होता है। कौन सा टाइम है? जब आपने बेसिकली एक परचेज ट्रांजेक्शन करी एंड जो ड्यू डेट है पेमेंट की फॉर दैट पर्टिकुलर बिलिंग साइकिल, उसको कहते हैं इंटरेस्ट फ्री पीरियड, जिसके दौरान कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं हुआ। एंड यूजुअली ये आपका 20 से 50 दिन का टाइम पीरियड होता है, एंड ये सिर्फ और सिर्फ नई परचेजेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है, कैश विड्रॉल्स के ऊपर या कैरी फॉरवर्ड बैलेंस के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कार्ड होल्डर को अपना पूरा का पूरा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो होगा प्रीवियस बिलिंग साइकिल का, वो पूरा का पूरा पे करना पड़ेगा बाय द ड्यू डेट, तभी एप्लीकेबल रहेगा। अगर कोई पार्ट बैलेंस पड़ा है आपका अनपेड है, तो कोई भी इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको ग्रांट नहीं किया जाएगा नई परचेज के लिए, इंस्टेड इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा फ्रॉम द ट्रांजेक्शन डेट इटसेल्फ, ठीक है जी। सो इट इज मैंडेटरी पीरियड ऑफ 20 to 50 days which no finance charges are levied regardless of the payment amount। तो ऐसा कुछ नहीं है, पीरियड जो है वो अनकंडीशनल नहीं है, ये वॉइड हो जाएगा अगर कस्टमर का बैलेंस कैरी होता है फ्रॉम 1 month टू द नेक्स्ट। ऑप्शन ए इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन बी इट सेज इट इज प्रमोशनल ऑफर अप्लाइड ड्यूरिंग ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ऐसा भी नहीं है कि प्रमोशनल ऑफर है। ऑप्शन सी इट सेज इट इज अ विंडो ऑफ टाइम where the card holder can repay the outstanding balance in full without incurring interest, available only if the previous month's balance was fully clear। एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर पूरे पिछले महीने का क्लियर हो जाएगा तभी उसको मिलेगा बेनिफिट, अदरवाइज नहीं मिलेगा बेनिफिट, राइट। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। लेकिन ये चीज ध्यान रखने वाली है कि जो ये बेनिफिट है वो कंटिंजेंट है, यानी कि अगर आपने पूरा का पूरा इंटायर बैलेंस पे किया तो ये मिलेगा। अगर आप बेसिकली बैलेंस फॉरवर्ड कैरी करते हो, राइट, तो ये ग्रेस पीरियड जो मिल रहा था नए परचेज के ऊपर आपको नहीं मिलेगा, फिर वो नहीं मिलेगा, ठीक है जी। नाउ आफ्टर दैट इट्स द क्वेश्चन नंबर 26। Within the framework of the ECS, there are different geographical scopes for its operations। तो अलग अलग geographical scope है इसके operations को लेकर के। Which type of ECS is operated in Mumbai by the RBI and is specifically designed to cover all core banking enabled branches throughout the entire country। So ECS का अगर हम geographical scope देखते हैं, we are having the 3 types of ECS। 3 तरह के ECS हमारे पास है। One, it is related to the ECS local। एक जो है वो है ECS लोकल, यानी कि ये सिंगल सेंटर के ऊपर ऑपरेट करता है। ये बेसिकली ब्रांचेस को कवर करता है उस सिटी की या फिर क्लियरिंग हाउस ज्यूरिसडिक्शन की, ठीक है। दूसरा जो है ज्योग्राफिकल ऑपरेशंस के हिसाब से दैट इज द ECS रीजनल। ECS रीजनल
जो कि सिलेक्टेड सेंटर्स के ऊपर ऑपरेट करता है, एक ब्रॉडर रीजन को कवर करता है, लेट्स से मल्टीपल स्टेट्स को कवर कर रहा है। और तीसरा है ईसीएस नेशनल, थर्ड इट इज अ ईसीएस नेशनल। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म है ना नेशनल वाला, इसको हम कहते हैं एनईसीएस, एनईसीएस भी कहते हैं। एनईसीएस क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है, एंड ये ऑपरेट होता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन मुंबई। ठीक है, एंड ये सीबीएस यानी कि कोर बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है फॉर कनेक्टिविटी, राइट। सो बेसिकली जो मल्टीपल आपको लोकल ईसीएस अरेंजमेंट चाहिए थे, वो सिंगल के साथ आपका रिप्लेस हो गया, दैट इज अ सिनेरियो। ऑप्शन 8 सेज लोकल ईसीएस विच कवर्स ओनली सिंगल सिटी, तो लोकल ईसीएस का इस्तेमाल थोड़ा ना होगा, वो तो बड़े छोटे एक पैमाने के ऊपर इस्तेमाल होता है, ऑप्शन ए तो गलत हो गया। फिर आरईसीएस यानी कि रीजनल ईसीएस, बेसिकली विच कोलैबोरेट्स ओवर कवर्स ऑल ब्रांचेस विद इन अ स्पेसिफिक स्टेट और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, तो वो भी नहीं है, मल्टीपल हम तो कवर करना चाहते हैं, एंड फर्दर वो तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स को कवर करता है, ब्रॉडर स्कोप तो है लेकिन नेशनल वाइड नहीं है। नेशनल ईसीएस दैट इज एनईसीएस जो है, राइट, वो बेसिकली फैसिलिटेट करता है कवरेज फॉर ऑल द कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस लोकेटेड एनीवेयर इन द कंट्री। सो ऑप्शन जो सी है दैट इज एब्सोल्युटली द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो स्कीम जो होती है दैट इज ऑपरेटेड इन मुंबई बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फैसिलिटेट करती है कवरेज ऑफ ऑल द कोर बैंकिंग इनेबल्ड ब्रांचेस लोकेटेड एनीवेयर इन इंडिया एंड फर्दर दैट इज द केस। ठीक है जी, चलिए अभी चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 पर, that's related to the credit cards and debit cards. A small business owner wants to start accepting credit cards payments. They partner with the financial institution that provides them with the POS terminal. ठीक है, तो पार्टनर कर लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जो उसको POS टर्मिनल प्रोवाइड करती है, एंड मैनेजेस द रिलेशनशिप इंक्लूडिंग द सेटलमेंट ऑफ फंड्स इनटू देयर बिजनेस अकाउंट. What is the official term for this financial institution in the credit card ecosystem? क्रेडिट कार्ड इकोसिस्टम में से क्या कहा जाता है? इशूइंग बैंक कहते हैं, क्लियरिंग नेटवर्क कहते हैं, एक्वायरिंग बैंक कहते हैं, स्पॉन्सर बैंक कहते हैं। सी इशूइंग बैंक वो होता है जो क्रेडिट कार्ड इशू करती है टू द कस्टमर्स। सो लेट मी राइट ओवर हियर, इट एक्चुअली इशूज क्रेडिट कार्ड टू कस्टमर्स। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं है। इफ यू लुक एट द क्रेडिट नेटवर्क, तो क्रेडिट नेटवर्क इंटरमीडियरी होता है जो प्रोसेस ट्रांजैक्शंस के बीच में होता है, लाइक जो डाटा को एक्वायरिंग बैंक और इशूइंग बैंक के बीच में ट्रांसफर करता है, लाइक वीजा हो गया, रुपे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, दीज आर द नेटवर्क्स। ऑप्शन बी इज आल्सो नॉट करेक्ट। ऑप्शन सी सेज एक्वायरिंग बैंक। एक्वायरिंग बैंक बेसिकली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है जो पीओएस यानी कि मर्चेंट को एस्टैब्लिश करती है, रिलेशनशिप मेंटेन करती है मर्चेंट के साथ, एंड फर्दर जो क्रेडिट कार्ड या पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं उनके बिहाफ पर पेमेंट को एक्सेप्ट करती है। सो दैट इज द मेन थिंग, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एंड व्हाट अबाउट द स्पॉन्सर बैंक? स्पॉन्सर बैंक जो होता है वो दैट इज बीइंग यूज्ड इन द टर्मिनोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एनएसीएच, वो एनएसीएच के कॉन्टेक्स्ट में है। सो इट इज in context of NaCH, right? So answer is option C. Question number 28. A company intends to pay dividend to its large base of shareholders electronically. Dividend pay करना है. The process involves debiting company's single bank account and creating multiple bank accounts of the shareholders on a specific date. Which service is to precisely designed for such type of bulk payment scenarios? ECS डेबिट क्रेडिट या फिर BBPS या फिर आधार टू आधार फंड ट्रांसफर? देखो आधार टू आधार फंड ट्रांसफर जो है वो सर्विस ऑफर की जाती है अंडर द AEPS, एंड वो इंडिविजुअल ट्रांसफर के लिए है, कॉर्पोरेट बल्क डिसबर्समेंट के लिए नहीं है। सो ऑप्शन डी तो हो गया गलत। BBPS बिल पेमेंट के लिए है, कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए नहीं है, लाइक डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं है। फर्दर फिर बात आती है ईसीएस की, तो ईसीएस डेबिट होगा क्रेडिट होगा? सिंपल सा फंडा बताया था, जहां पर मल्टीपल डेबिट होंगे तो वो डेबिट होगा, मल्टीपल क्रेडिट होंगे तो क्रेडिट होगा। तो यहां पर डिविडेंड पे करना है, सिंगल अकाउंट डेबिट होगा, मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट होंगे, सो इट विल बी द केस ऑफ द ईसीएस क्रेडिट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 29. An individual applies for a credit card and the issuing bank begins the process of evaluating the application. After verifying the applicant's identity and documents, what is the crucial next step
the bank must undertake before deciding on the credit limit and the type of card to issue. तो क्या क्रूशियल स्टेप रहेगा उसके बारे में बाद में डेट वी नीड टू आंसर. वो क्रूशियल स्टेप जो है वो हमने बताना है जब एक इंडिविजुअल ने क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किया, अब वेरीफाई कर लिया एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को, डॉक्यूमेंट्स को, क्या स्टेप है. सो प्रोसेस फ्लो क्या रहता है, सबसे पहले कस्टमर अपने एप्लीकेशन को डिपॉजिट करता है, अप्लाई करता है क्रेडिट कार्ड के लिए, फिर बैंक वेरीफाई करता है आइडेंटिटी को, डॉक्यूमेंट्स को, एंड उसके बाद क्या होता है कि बैंक जो होता है फिर एप्लीकेंट की क्रेडिट वर्दिनेस को असेस करता है. लाइक हम क्रेडिट हिस्ट्री चेक करते हैं कस्टमर की, उसका क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं जो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, एंड इनकम, रीपेमेंट कैपेसिटी, क्या उनकी लाइबिलिटीज पहले चल रही हैं, रिस्क पैरामीटर्स क्या, उन सभी चीज़ों को देखते हैं. क्रेडिट अप्रेजल बेसिकली होता है, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट होती है, जहां पर ये डिसाइड किया जाता है कि अब कार्ड इशू करना है कि नहीं करना, एंड क्रेडिट लिमिट क्या होगी और कार्ड का वेरिएंट कौन सा इशू किया जाएगा, वो सब चीजें होती हैं, राइट. सो ऑप्शंस देखते हैं. इशूइंग अ टेम्परेरी जेनरिक डेबिट कार्ड, ऐसे तो ना कि जेनरिक डेबिट कार्ड इशू कर दोगे, नो, दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर. ऑप्शन बी, obtaining letter of authority from the applicant to pay any outstanding bills electronically, no, that is also not the correct answer. Analyzing the applicant's credit score to assess their credit worthiness, absolutely correct. जब आपने वेरीफाई कर लिया आइडेंटिटी को, फिर आप क्या करते हो कि देखते हो रीपेइंग कैपेसिटी क्या है, सिबिल स्कोर क्या है, वो सब चीजों को चेक करते हो. दैट इज द प्रोसेस टू बी डन. ऑप्शन डी, इट सेज रजिस्टरिंग द एप्लीकेंट ऑन द बीईपीजी सिस्टम, दैट इज अ भारत ई कॉमर्स पेमेंट गेटवे के ऊपर रजिस्टर करते हो. बीईपीजी तो एक ई कॉमर्स सिस्टम है रुपे कार्ड होल्डर्स के लिए, ठीक है. रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रीरिक्विजिट नहीं है, किसी भी तरह का प्रीरिक्विजिट नहीं है कि तभी आपको कार्ड, क्रेडिट कार्ड इशू किया जाएगा. तो दैट इज नॉट द केस. क्वेश्चन नंबर 30th. A bank customer needs to send rupees 2,50,000 urgently to the supplier, and it is critical that the funds are credited to the supplier's account almost instantaneously. इसलिए ये चीज जरूरी है. Considering the characteristic of the different fund transfer systems, why is RTGS most appropriate choice over the NEFT? Because देखो NEFT के केस में हाफ आवरली क्या होते हैं, बैचेस होते हैं, अब उसमें तो टाइम लग जाएगा. अब आरटीजीएस के केस में रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, एंड अमाउंट भी हमारा 2 लाख से 2 लाख या उससे ज्यादा है, तो डेफिनेटली वी कैन गो फॉर आरटीजीएस. ऑप्शन ये कहता है बिकॉज मैक्सिमम लिमिट फॉर द नेफ्ट इज 2 लाख रुपीज, ऐसा कुछ नहीं है, मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है एनईएफटी की. Because RTGS settles funds individually and real time, whereas NEFT operates in half hourly batches, which would introduce a delay. Absolutely correct. तो option जो B है, that is a correct answer. So that will be all related to this video. I hope that you must have learned the contents of this video. तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को जल्दी से कीजिएगा लाइक और वीडियो को कीजिएगा शेयर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ. And moreover, the complete course for the JIB is available. आपको simply लिखना है JIB early bird and I'll be sharing the complete details with you. So that will be all. Thank you so much and see you again in the next video. Happy learning.